नमस्कार, आदाब, बहुत-बहुत स्वागत आप सभी का। पब्लिक इंडिया देख रहे हैं आप, मैं हूँ आपके साथ बुशरा खानम फहद। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं मेरे साथ देश के जाने-माने पत्रकार शीतल पी सिंह जी जुड़ गए हैं और पब्लिक इंडिया पर मेरा और शीतल जी का एक साथ ये पहला कार्यक्रम है। शीतल जी, बहुत-बहुत स्वागत आपका कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपने बुलाया इसके लिए और एक बार धन्यवाद। थैंक यू फॉर कमिंग। तो आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो ये कि जो एप्स्टीन नाम का जिन है, वो मोदी जी का पीछा छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। क्योंकि लगातार जिस तरह से एक के बाद एक पर्दाफाश हो रहे हैं, जो नई-नई चीजें सामने निकल कर आ रही हैं, जो नए-नए पर्दाफाश हो रहे हैं, उससे इस सरकार की मुश्किलें और बढ़ती हुई नजर आ रही हैं और लग ही रहा है कि कांग्रेस पार्टी, मुख्य विपक्षी पार्टी, अब इतनी आसानी से इस मामले को जाने भी अपने हाथ से नहीं देना चाहती है। संसद के अंदर इस मामले को उठाया गया और पार्लियामेंट के बाहर भी लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके इस मामले को उठाया जा रहा है। सीधे तौर पर एक मांग है कांग्रेस की कि हरदीप पुरी इस्तीफा दे, उससे कम पर कोई बात नहीं बनेगी और फिर उसके बाद एक-एक जगह जहां उनका इन तमाम ईमेल्स में जो भी डिस्क्रिप्शन उनका दिया गया है, जो एप्स्टीन फाइल में उनका नाम जिस तरह से शामिल है, उस पर वो अपनी सफाई दें। और इसको लेकर आज पवन खेड़ा ने एक लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इसको लेकर उन्होंने सवाल उठाए हैं। उन्होंने ये भी सवाल उठाए हैं कि कैसे प्रधानमंत्री हरदीप पुरी को क्लीन चिट दे रहे हैं और उनको एग्जॉटिक बर्थडे विश कर रहे हैं। आपको ये भी पता होगा कि एआई समिट चल रही है और फिलहाल बिल गेट्स जिनके ऊपर कितने संगीन आरोप हैं, उनकी तो बाकायदा तौर पर बच्चियों के साथ तस्वीरें भी हैं और उसके बाद भी उनका ग्रैंड वेलकम बिल गेट्स का यहाँ किया जा रहा है, हिंदुस्तान में किया जा रहा है और उसको लेकर भी सवाल पवन खेड़ा ने उठाए हैं। मैं एक छोटा सा जो उनका ट्वीट है वो पढ़ के सुनाना चाहती हूँ, फिर मैं शीतल जी के पास जाऊंगी। पवन खेड़ा यहाँ पर कह रहे हैं कि दुनिया का कितना भी घिनौना और खूंखार अपराधी हो, उसकी बस एक ही तमन्ना होती है कि कैसे जेल जाने से बचा जाए। कल आंध्र प्रदेश में मुख्यमंत्री बिल गेट्स का स्वागत कर रहे थे और 2 दिन पहले मोदी जी के द्वारा हरदीप पुरी को एग्जॉटिक बर्थडे विश दिया जा रहा था। कुल मिलाकर सबको क्लीन चिट देने का काम बीजेपी कर रही है। सरकार के सूत्र कह रहे हैं बिल गेट्स एआई समिट में नहीं आएंगे और खुद बिल गेट्स कह रहे हैं कि मैं समिट में आऊंगा और भाषण भी दूंगा। सरकार के सूत्र ये भी कह रहे हैं कि हम उन सर्वाइवर्स के साथ खड़े हैं जो एप्स्टीन के हाथों शिकार हुए। मतलब अब सरकार को अच्छी बातें कहने में भी शर्म आ रही है। फिर उन्होंने कुछ सवाल उठाए हैं कि सरकार के सूत्र आखिर कौन है, मोदी खुद सामने आकर क्यों कुछ नहीं कह रहे हैं और आखिर ये डर किससे रहे हैं और डर किस बात का है। ये दिखाता है कि प्रधानमंत्री का इकबाल मिट चुका है और अब बात देश की साख पर आ गई है। तो ये सवाल उठाए गए, लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस है जिसमें बहुत संगीन जो सवाल है वो पवन खेड़ा की तरफ से उठाए जा रहे हैं। वो ये भी कह रहे हैं कि एप्स्टीन फाइल से पूरी दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है, इस्तीफे हो रहे हैं, लेकिन भारत में क्या हो रहा है? भारत के प्रधानमंत्री अपने मंत्री को बचा रहे हैं। और एक और सवाल उन्होंने ये पूछा कि मई 2014 में प्रधानमंत्री ने पहली बार, नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री की शपथ ली थी और जून 2014 में हरदीप पुरी ने मुलाकात की थी एप्स्टीन से। और अगर एक प्राइवेट सिटीजन के तौर पर उन्होंने मुलाकात की थी तो वो फिर जो पॉलिसीज हैं डिजिटल भारत की, जिस तरह से उसमें जिक्र है, उसकी बात क्यों कर रहे थे, किस हैसियत से कर रहे थे? शीतल जी, आप इसको कैसे देख रहे हैं? एप्स्टीन फाइल को लेकर एक तरफ पूरी दुनिया में हंगामा है, लेकिन भारत में जिस तरह की बेशर्मी है, जिस तरह की ढिठाई नजर आ रही है, एक तरह से जब प्रधानमंत्री विश करते हैं पब्लिक प्लेटफॉर्म पर हरदीप पुरी को, तो वो हरदीप पुरी को क्लीन चिट दे रहे हैं या अपने आप को बचा रहे हैं? देखिए, इस समय इसमें कोई शक नहीं कि सारी दुनिया में सबसे बड़ी खबर एप्स्टीन फाइल्स है। जितना कवरेज उसको है, जितना उसके बारे में मटेरियल उपलब्ध है, जितनी उस पर डिबेट्स हो रही हैं, जितने उस पर लेख लिखे जा रहे हैं, जितने विभिन्न देशों में राजनयिकों के या सम्मानीय लोगों के व्यक्तित्व को ये चीज प्रभावित कर रही है, कहीं इस्तीफे हो रहे हैं, कहीं सार्वजनिक माफी हो रही है, कहीं पुश किया जाने पे लोग कह रहे हैं हम इस जांच में शामिल होंगे, जैसे क्लिंटन दंपति ने कहा। इन हर जगह किसी न किसी किस्म की एक नैतिक हलचल है पूरे समाज में। और जो उपलब्ध है आज, हिलेरी क्लिंटन ने बीबीसी को दिए हुए इंटरव्यू में
कुछ नई बातें कही हैं, और उसमें ये है कि उन्होंने ट्रंप प्रशासन पर आरोप लगाया है कि वो बहुत सारी चीजें छुपा रहे हैं, और अभी बहुत जरूरी ऐसी चीजें जो प्रेजेंट डिस्पेंसेशन को कठिनाई में डाल सकती हैं, उनको छुपा लिया गया है। हम जानते हैं उसमें रिडक्शन की तो शिकायतें नहीं, मतलब उसमें घोषित तौर पर है कि रिडेक्ट की गई हैं चीजें। ये तो उनके अभी जो जारी हुए हैं दस्तावेज, उनमें ही है, ये लिखा हुआ है सब जगह। तो लेकिन वो लोकतांत्रिक दुनिया है, इसके बावजूद कि उसमें भी बहुत विकृति आई है, और एप्स्टीन फाइल ने तो उन विकृतियों के पिटारे को ही सब हमारे सामने नंगा कर दिया है। लेकिन इसके बावजूद वहां समाज जो है वो इन चीजों को ऐसे ही नहीं छोड़ सकता, और जो लोग हैं वो बिना जवाबदेही के गायब नहीं हो सकते। ये प्रवृत्ति हम वहां देख रहे हैं। लेकिन इसकी ठीक उलट भारत में बिल्कुल अजीब हाल है। हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक, आबादी के लिहाज से लोकतांत्रिक देश हैं। हम बहुत अपने बारे में शेखियां बघारते हैं। हालांकि रेटिंग्स वगैरह में तो हमारी हालत बहुत खराब है ही है, लेकिन जो भी जैसा हम चेहरा अपना बनाते हैं, उसमें पिछले सिर्फ यही घटना नहीं, इधर 1-1.5 साल से बहुत सारी घटनाएं एक के बाद एक ऐसी हो रही हैं जिसमें जो मिथ हमारे सामने था उसमें परिवर्तन होता हमें नजर आ रहा है। मिथ ये था कि जो इस समय की सरकार है, मोदी जी स्वयं और उनकी टीम, वो ये कम्युनिकेशन के मास्टर्स हैं, और इन्होंने कम्युनिकेशन के जो भारतीय उपादान है और इवन विदेशी उपादान भी बहुत सारे जो भारत में अपना काम कर रहे हैं, उन सबको नियंत्रित और संयोजित करने में असाधारण सफलताएं प्राप्त कर ली हैं। दिखता भी था वो, जिस तरह से हमारा मीडिया जो है वो विपक्षी दलों का, लोगों के आंदोलनों का, हर उस आवाज का जो सवाल करती है या आलोचना करती है, पीछा किया करता था, परेशान करता था, खारिज करता था और कैंपेन चलाता था। उससे सबसे लगता था कि बिल्कुल ये बात सही है। लेकिन ऐसी कुछ घटनाएं घटी। एक तो ये हमारा जो पाकिस्तान के साथ पहले तो पहलगाम में एक आतंकवादी कार्रवाई हुई, जिस तरह की वो कार्रवाई थी उसने जो कश्मीर नीति है वर्तमान सत्ता की, उसको कटघरे में खड़ा कर दिया, क्योंकि वो बहुत ज्यादा जोर शोर से इस तरह से प्रचारित की गई थी कि जैसे उस समस्या का इन्होंने हल कर लिया है। एक धारा वहां बदल के, उसके कायदे कानून बदल के, राज्य के अधिकार बदल के, उसमें एक हिस्से को उसमें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, मतलब इसमें केंद्र के अधीन ले आने में, इन सब चीजों से जो फर्क वहां लाया गया था, इन सब के जरिए कहा गया कि वहां हमने स्थितियों में परिवर्तन कर लिया है। लेकिन तथ्य ये बता रहे हैं कि वहां बड़ी मुश्किल से सुप्रीम कोर्ट के दबाव की वजह से चुनाव हुआ। राज्य का अधिकार अभी तक पेंडिंग है, और वो राज्य की सामर्थ्य छोटी कर दी गई है, दूसरे टुकड़ों को केंद्र के अधीन कर लिया गया है, वहां अलग तरह के असंतोष हो रहे हैं, और वहां कानून व्यवस्था की हालत में ऐसी कोई तब्दीली नहीं हुई जैसी किसी दूसरे के समय में या पिछले समयों में थी। अभी भी वहां घटनाएं हो रही हैं, आतंकवादी घटनाएं हो रही हैं, हमें ज्यादा फोर्स वहां लगानी पड़ी है, ज्यादा बजट करना पड़ा है, और हम एक भी कश्मीरी पंडित को जम्मू से ले जाके घाटी में वापस करने में असफल रहे हैं। तो इस सब का कोई नतीजा निकला हो ऐसा नहीं दिखता। समानांतर रूप से हम उत्तर पूर्व में देख रहे हैं कि वहां एक मणिपुर राज्य में असंतोष पैदा हुआ, वो विकराल हो गया, हिंसक घटनाओं में बदल गया, तमाम हिंसा हुई, ये सब हुआ, और अब उसको वर्षों होते जा रहे हैं, उसकी आबादी 30 लाख भी नहीं है, यानी वो दिल्ली का एक कोना है। और ये सब महाबली और ये छवि जो हमारी थी एडमिनिस्ट्रेशन और मतलब बहुत जो छवि बहुत एक अजीबोगरीब तरह से बनाई गई थी, वो एक 30 लाख की आबादी को नॉर्मलाइज करने में वर्षों से असफल है। बहुत समय फिर वहां निलंबित करना पड़ा। फिर अभी जो सरकार बनाई गई है, फिर से उसमें जो उप मुख्यमंत्री हैं वो मतलब दिल्ली से शपथ ले रही हैं उस पे वीडियो कॉन्फ्रेंस पे, और वहां उनके खिलाफ प्रदर्शन और हिंसा हो रही है। तो ये सब चीजें उन्हें धीरे धीरे चीजों को गिराना शुरू किया। फिर पहलगाम की घटना के जवाब में जो सैनिक स्क्रिमिश हुआ भारत और पाकिस्तान के बीच, वहां से तो स्थितियां बहुत बिगड़ी। और हमारे ट्रंप साहब ने जब उसका पहले श्रेय लिया, जैसा वो हर चीज में करते हैं, और फिर भारत से संबंधित लगातार ऐसी सूचनाएं जो भारत में भारत के राजनीतिक नेतृत्व द्वारा घोषित की जानी चाहिए थी, वो सब वहां से आने लगी। और सब हर चीज को हम पा रहे हैं कि पहले ट्रंप साहब बता रहे हैं, डील हो रही तो ट्रंप साहब बता रहे हैं, डील में क्या होगा ट्रंप साहब बता रहे हैं, युद्ध रुकवाने पर ट्रंप साहब इतनी बार बोल चुके हैं,
और मोदी जी के बारे में पर्सनली बहुत सारी चीजें बोल चुके हैं। और यहाँ हमने देखा कि एकदम खामोशी रही। एक आध बार प्लेजेंट्री तो शेयर की गई, लेकिन उन चीजों के जवाब देने में हिचकिचाहट हमने नेतृत्व की पाई, जो इसके पहले जिनके बारे में हमारे गृह मंत्री कहा करते थे कि दुनिया का कोई फैसला मोदी जी से पूछे बिना नहीं होता। लेकिन अब उनका उपहास उस तरह से उड़ा कि जो राजीव शुक्ला ने अभी राज्यसभा में कहा कि हम ऐसे विश्वगुरु हैं जिसका दुनिया में कोई शिष्य ही नहीं है, हम आश्रम खोल के बैठे हैं और चेला कोई नहीं है। तो ये जो परिस्थिति आई कि हमारा पाकिस्तान के साथ विवाद हुआ, और उस विवाद में पाकिस्तान के साथ तो हमने कई देशों को देखा कि वो खड़े हैं, हमारे साथ कोई दुनिया के एक देश भी नहीं था। हम हास्यास्पद हो गए। हमने यहाँ से कथित डेलीगेशन भेजे जो घूम घाम के लौट आए, उनका क्या मतलब हुआ, क्या उससे हासिल हुआ, किसी को कहीं कुछ पता नहीं चला। फिर नरवणे साहब की किताब आ गई। उस किताब में जो तथ्य आए, उसने वो हमारे महाबली की पोजीशन को और खारिज कर दिया। हालांकि उसको सुब्रमण्यम स्वामी और कई सैनिक विशेषज्ञ पहले से बताते रहे हैं, लद्दाख की आबादी में से बीजेपी के ही बहुत सारे नेता बताते रहे हैं, और अरुणाचल से बीजेपी के एक सांसद तापिर गांव अरुणाचल में चीनी हलचल के बारे में बताते रहे हैं। वो सब चीजें जो भी हमारी मोदी जी की जो छवि थी महाबली वाली, उस छवि को खंडित करती हुई हमें मिल रही थी। तो इन सब चीजों ने धीरे धीरे एक ऐसी परिस्थिति पैदा की कि आज हम ये पा रहे हैं या ये कहने को विवश हैं कि ये सरकार एक्चुअली क्राइसिस मैनेजमेंट में बार बार लगातार फेल हो रही है। ये क्राइसिस भी लगभग ऐसी ही है। या तो कोई बहुत बड़ी बात छुपाने की कोशिश में ये सरकार इस तरह से केव इन हो गई है एप्स्टीन फाइल्स के सामने, वरना एक मंत्री का 150 करोड़ में अल्टरनेट नहीं है क्या? जो काम पुरी साहब कर रहे हैं वो 150 करोड़ में कोई दूसरा योग्य व्यक्ति नहीं है। इतनी मजबूरी है आपकी? जब एक विवाद है, इस तरह के तथ्य आए हैं, अनेक बार उनकी मुलाकात हुई है, अनेक बार उनके संदेश आदान प्रदान है, उस व्यक्ति को सारी दुनिया इस समय नैतिक रूप से कोस रही है, आप में ये नैतिक साहस भी नहीं कि उससे इस्तीफा ले ले। और आप खुद छुपे हुए हैं, अफसरों से बयान दिलवा रहे हैं, और आपका खुद का नाम है एक ऐसे दागी उद्योगपति के साथ जो इस देश में, इस देश के बैंकों का करीब करीब 1.25 लाख करोड़ जमींदोज करने का गुनहगार है, और जिस पर आपकी ईडी और सीबीआई और सब जांच चल रही है कथित तौर पर आप, लेकिन उसको आपके ऊपर उसको बचाने का भी आरोप है, जिसका रफाल में सीधे सीधे नाम आया, तथ्य आए, फ्रांस में जांच हुई, भारत में उस पर भी जांच नहीं हुई। ये सब चीजें मिलजुल के कल्मिनेट होके मोदी जी के व्यक्तित्व को, जो बहुत पैसा खर्च करके, बहुत लगातार प्रचार करके, आज भी अनवरत प्रचार करके, और जिसको एक बड़ा प्रचंड समर्थन इस देश में कई दूसरे कारणों से मिल गया था, वो सब इस समय मैं कह सकता हूं कि सवालों के घेरे में है, और उसके उत्तर देने के लिए कोई प्रस्तुत नहीं है। जैसा आपने बताया कि अभी बताया जा रहा है कि सूत्रों के हवाले से, बताइए, सरकार की पोजीशन सूत्रों के हवाले से मीडिया में और एजेंसीज में लीक करके चलाई जा रही है। ये कहाँ आ गए, ये कहाँ पहुंच गए? मेरा ये भी सवाल है शीतल जी, आपने बहुत पूरी एक जो क्रोनोलॉजी है और एक पूरा जो किस तरह से ये कहाँ से चला आ रहा है उसको आपने बहुत अच्छे से समझाया। मेरा ये भी सवाल है कि ऐसे वक्त में जब सरकार इतनी बुरी तरीके से घिरी हुई है एप्स्टीन फाइल्स को लेकर, जहां मोदी का नाम भी है, अंबानी का नाम भी है, अनिल अंबानी का, हरदीप पुरी का भी है, और अभी सिर्फ ये भी हमें बताना जरूरी कि आधी ही सिर्फ अभी फाइल्स आई हैं, अभी 50% और आना बाकी है, और जिसमें कहा जा रहा है कि हो सकता है कि और किसी के नाम भी उसमें शामिल हो जाएं। ऐसी क्या मजबूरी है फिर बिल गेट्स को आखिर होस्ट क्यों किया गया है? एक ऐसा शख्स जिस पर घिनौने अपराध जिसके ऊपर हैं, जो लगातार आके एक तरह से माफी भी मांग रहा है, अपनी बात को कह भी रहा है, उसके तो फोटोज भी हैं उन नाबालिग बच्चियों के साथ। मतलब हमारा मॉरल कंपस जो है वो इतना गिर गया है कि हम उसको होस्ट कर रहे हैं, नायडू उनका वेलकम कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं मैं तो समिट में जाऊंगा, सूत्रों के हवाले से वो कह रहे हैं नहीं जाएंगे। कहाँ हैं हम एक देश के तौर पर? जब ये आकर, जब नेतन्याहू ये कह रहे हैं 150 बिलियन का ये देश है और वो हमारे बहुत घनिष्ठ मित्र हैं, और मोदी जी वहां पर आ रहे हैं, ये बात भी मोदी जी नहीं बता रहे हैं, ये बात भी नेतन्याहू बता रहे हैं कि वो इजराइल जाएंगे। तो हम अगर इतना बड़ा 150 बिलियन का अगर हम परिवार हैं, तो हम इतने झुके हुए क्यों हैं? क्यों बिल गेट्स को हमें होस्ट करना पड़ रहा है? ऐसी क्या मजबूरी है?
देखिए, अब मजबूरी कोई सामने तो आई नहीं, लेकिन मजबूरी है तो जरूर। हम्म। मजबूरी के कुछ संकेत हैं। अडानी साहब के ऊपर मामले हैं वहां, ये संकेत है। फाइल में अगर कुछ है तो हमें अभी पता नहीं है, जितना है वो भी एक संकेत है। ये तो साफ नजर आता है कि अब चाहे पुरी साहब का एक्ट हो, चाहे अनिल अंबानी का एक्ट हो, चाहे एक और व्यक्ति का नाम आया था जो इनके कैंपेन में पहले हुआ करता था, जिसने एक किताब मोदी जी के लिए लिखी है, उसके एक्ट हो, उन लोगों की करस्पॉन्डेंस हो, ये सब बताती है कि उस समय का 14 से 17 के काल में मोदी जी डेस्परेट थे अमेरिका के राष्ट्रपति से रिश्ते क्रिएट करने की कोशिश में, क्योंकि वो जिस तरह का ऑरा लेके आए थे, रियल वो था नहीं, एक आर्टिफिशियल झूठ था उसके पीछे। उस झूठ को सच बनाने के लिए वो डेस्परेट थे और ऐसे तत्वों का सहारा ले रहे थे जिसकी वजह से आज वो जवाब देने की पोजीशन में नहीं है। निश्चित तौर पर अनिल अंबानी अपने लेवल पे ये सब जो ईमेल्स में है कैसे कर सकते होंगे, और वही अनिल अंबानी है जिनको लेके आप फ्रांस गए थे और जिनकी वजह से आपने रफाल डील की थी और जिनका उसमें नाम है। वो ठीक है कि हमारे यहाँ कोर्ट्स वगैरह को आप मैनेज करने में सफल हैं और अपनी क्लीन चिट लेके आप घूम सकते हैं, लेकिन ये तथ्य साथ साथ चल रहे हैं। तो अब हमें नहीं मालूम कि इसमें से किस वजह से कहां कोर दबी हुई है, आने वाले वक्त में सामने आएगी। और ठीक इसी समय इजराइल की यात्रा करने की जरूरत जो है, भले ही पहले से तय रही हो, कहीं इसका उपयोग कुछ ऐसी चीजों को छुपाने दबाने में। इजराइल कोई ऐसा देश नहीं जिसकी कोई सामाजिक इज्जत हो। सैनिक सफलता अलग चीज है, इलाके का बहुत बड़ा गुंडा होना एक दूसरी चीज है, लेकिन सार्वजनिक तौर पे तो वो एक ऐसा, इसको हर साल यूएन ने कंडेम किया है, हर साल यूनाइटेड नेशन द्वारा कंडेम्ड है, जिसको 160 से ज्यादा देश लगातार कंडेम करते रहे हैं। वो तो अमेरिका की वजह से वो जहां है, जैसा है वैसा है। अगर अमेरिका उसके पीछे ना हो तो वो वैसा न वो ऐसा कर सकता था, न वैसा करने दिया जा सकता था उसको। तो आप, और जहां कोई भारतीय प्रधानमंत्री कभी नहीं गया, भारत की ये पोजीशन कभी नहीं थी, लेकिन आप ये पोजीशन आपने ले रखी। आप हैं पहले प्रधानमंत्री जो उन डेट्स के हिसाब से, जो अनिल अंबानी के मेल्स की डेट्स हैं, जो एप्स्टीन के जवाब की डेट्स हैं, उसी के अनुसार आप वाशिंगटन गए, उसी के अनुसार आप वाशिंगटन के बाद इजराइल गए। तो वो चीजें तो जुड़ रही हैं और आप उससे बहस से हमेशा बचेंगे, लेकिन विपक्ष आपको छोड़ेगा क्यों इस बात पर। और ये ठीक है कि आपका मीडिया मैनेज्ड है और भारत में एक बहुत बड़ा डायस्पोरा है जो अनेक दूसरे कारणों से आपकी हिफाजत करता है, लेकिन ये सवाल तो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर है और ये बहुत बड़े बड़े जो जो जिनको आप मैनेज उस लेवल पे नहीं कर सकते। यहाँ आप छुपा लेंगे तो सारी दुनिया में दूसरे रिसालों में सब जगह आएंगे, वो आते ही रहेंगे। तो ये कुछ ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि आप गोदी मीडिया के हवाले से उसको छुपा लेंगे। ये डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस की तरफ से, और जो पूरा एक इंडिपेंडेंट मीडिया, अमेरिका को आप कितने भी कहें कि अभी कंट्रोल कर लिया गया है, लेकिन फिर भी हम ये मानेंगे एक फ्रीडम ऑफ स्पीच अभी भी वहां जिंदा है। सामने प्रेसिडेंट से खड़े होकर तीखे सवाल पूछे जा सकते हैं और उनको आंसरेबल ठहराया जा सकता है। या तो 12 साल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं हुई है। वहां नागरिक इन्फॉर्म्ड है, यहाँ आपने नागरिकों को इंफॉर्मेशन से वंचित कर रखा है। आपने करप्ट इंफॉर्मेशन रोज आपका व्हाट्सएप और इस सब पर और मीडिया टीवी वगैरह के जरिए सिर्फ हिंदू मुस्लिम की बाइनरी में आपने उनको पाल रखा है एक लंबे समय तक। आप मुगल काल और पता नहीं क्या क्या, बांग्लादेश, पाकिस्तान और भारत के मुसलमान, उनकी परंपराएं, इन्हीं सब पर आपने हमारी पूरे विमर्श को केंद्रित किया हुआ है। और आपके चूंकि दुर्भाग्य से हमारे सारे जो सिस्टम के अंग हैं वो उन्होंने भी अब फेलियर के संकेत देना शुरू कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट्स वगैरह में जिस तरह की चीजें घट रही हैं, असाधारण, अस्वाभाविक और एबनॉर्मल हैं और खतरनाक हैं। और जिस तरह की भाषा तमाम राजनेता जो संवैधानिक पदों पर हैं, जिन्होंने शपथ ली हुई है, जो कुछ वो लोग कर रहे हैं, और जो आप बहुत सारे फ्रिंज एलिमेंट से जो आपके पास एक ऐसे संगठन की ओर से है जो कहीं रिकॉर्ड पे अपने को नहीं रखता लेकिन हर जगह वो उसका वजूद है, वो सब मिलजुल के इस देश में एक ऐसे वातावरण की रचना करने में सफल है जो सूचनाओं से नागरिक आबादी को लगातार दूर रखती है। उनको रियलिटी, सच्चाई का पता नहीं होता, उन तक सारी सच्चाइयां उनसे छुपा ली जाती हैं, उन्हें डाइवर्ट कर दिया जाता है और उन्हें कम्युनल और रैबिट बनाया जा रहा है, उन्हें क्रिमिनल बनाया जा रहा है, जहरीले इंसान में बदल रहे हैं। बदल दिया है आपने एक बहुत बड़ी आबादी।
तो बिल्कुल। इस सब से लेकिन आप जहां पहुंचे हैं वो दृश्य बहुत ही बदसूरत है कि एक इतनी बड़ी परिघटना सारी दुनिया में घट रही है जिस पर सारी दुनिया की सभ्यताएं सभ्य आदमी की तरह रिएक्ट कर रही हैं, और हम जो है कुछ एक अजीब तरह से, एक क्रिमिनल की तरह से, एक चोर और की तरह से चीजों को सामना करने की जगह छुपने की कोशिश करते हुए मिल रहे हैं। ये भारत के लिए मतलब भारत जैसे महादेश के लिए, जो 150 करोड़ लोगों का देश है, दुनिया में सबसे बड़ी आबादी का देश है, और जिसका एक सुंदर अतीत रहा है, एक स्वतंत्र और सार्वभौम देश का, आप उसकी स्थिति को बहुत विद्रूप करके पेश कर रहे हैं। 2-3 मेरे सवाल और हैं शीतल जी। क्या इस ये पूरी दुनिया में एप्स्टीन फाइल के बाद एक और नैरेटिव बना है कि ये दुनिया आखिर कहाँ आकर खड़ी हो गई है? और जो गिरने का स्तर है, वो आखिर क्या इससे भी नीचे जा सकता है? अगर इंसानों की बलि से लेकर वो तमाम चीज़ें, वो सब एप्स्टीन फाइल में है, उसमें अब कुछ छिपा नहीं है कि हम कुछ अलग से बात कर रहे हैं। हालाँकि बात करने में अभी भी एक हिच होती है कि इंसान यहाँ आकर पहुँच गया है। लेकिन क्या ये पूरी लड़ाई गुड और इविल के बीच क्या नजर नहीं आ रही है कि ये दुनिया दो हिस्सों में बढ़ गई है? एक तरफ वो तमाम चेहरे जिनको शायद बहुत इज्जत मान सम्मान से देखा जाता था, उनका एक काला चेहरा जो है, घिनौना चेहरा, वो सामने निकल कर आ गया है। दूसरी तरफ वो लोग हैं जो इसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। तो क्या ये लड़ाई बैड एंड इविल और गुड की क्या साफ तौर पर निकल कर नहीं आ रही है पावर के अलावा? और फिर हिंदुस्तान उसमें कहाँ खड़ा हुआ नजर आ रहा है? अगर हम अमेरिका और अगर हम इजराइल के साथ खड़े हुए हैं, तो क्या हम ये नहीं बता रहे हैं कि हमारे नैतिक मूल्य पूरी तरीके से खत्म हो गए हैं और हम इंसानों की फिक्र न करके हम किस तरह से उस इविल फोर्सेस के साथ हम खड़े हुए हैं? नहीं नहीं, इसमें कोई अब शक नहीं है कि इस समय सारी दुनिया में दुर्भाग्य से परिस्थितियां मनुष्यता के विपरीत हैं। पिछली सेंचुरी के जो भी गेन्स थे, जिसको अभी मार्को रूबियो तो आके भाषण देके जर्मनी में गए म्यूनिख में, वो तो बहुत बेशर्मी से कह रहे हैं कि 1945 में जो हम लोगों ने चीजें मान ली और यूएन वगैरह ये सब जो बने, इंस्टीट्यूशंस वगैरह बने, और हमने अपना वो सब छोड़ दिया। यानी वो सब क्या था? साम्राज्यवाद था, साम्राज्य, इंपीरियल, दुनिया पे कब्जा था, दुनिया की आबादियों को उन्होंने गुलाम बना रखा था। अब वो फिर से उस तरह की कल्पनाएं कर रहे हैं, और वो यूरोप को अपने साथ कह रहे हैं तुम हमारे साथ, यूरोप को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी, और फिर से मतलब दुनिया को गुलाम बनाने की कवायद करना चाहते हैं वो, अफ्रीका को, इनको उनको। तो एक तरफ इस तरह की सोच है जो खुलेआम नंगी होके आ गई है, क्योंकि जो दक्षिणपंथी राजनीति है, जो दुनिया में आप कह सकते हैं कि एक लोकतांत्रिक और समझदार और सामाजिक राजनीति जो पिछली सदी में आई थी, उसकी जगह जो इसने रिप्लेस किया है, जिसे बहुत सारे धर्मों के रथ पे चलाया जा रहा है, जिसे बहुत सारी तानाशाहियों के जरिए आगे बढ़ाया जा रहा है, और जिसे अब इस विचार के जरिए हम नंगे रूप में पा रहे हैं कि लोग फिर से एम्पायर क्रिएट करना चाहते हैं, जो एम्पायर पिछले सदी में ध्वस्त हो चुके थे। ये कल्पनाएं हैं, इस तरह की सोच है, जिसमें ना ही नेचुरली व्हाइट सुप्रीमेसी का विचार जो है उसको सर्वश्रेष्ठ मानने वाले लोग हैं। तो ये सब चीजें दुनिया में फिर से वापस लाने की जो कोशिश है, हमारे यहाँ खुद ही हमारे समाज में जो जाति वगैरह के आधार पर बेतरह सामाजिक विभाजन है, जो अमानवीय है, उसका तो कोई मुकाबला ही नहीं है। उसके पीछे एक भारी माइथोलॉजी और कल्चर और बहुत सारी चीजें हैं, वो सब मिलजुल के एक सड़ांध पैदा करती हैं। वो यहाँ भी बजा रहा है बुरी तरह से। अभी यूजीसी पे जो मारकाट और वीडियोस देख लीजिए दोनों तरफ के, तो आपको समझ में आएगा कि हम कहाँ खड़े हैं। तो हम निश्चित तौर पर सभ्य होने के सारे मूल्य नष्ट कर रहे हैं। लोकतांत्रिक रहने के मूल्य हम बहुत सारे नष्ट कर चुके हैं, बहुत थोड़े बहुत बचे हैं, कुछ झलके बची हैं, एक्चुअली नष्ट तो हम कर ही चुके हैं। और निश्चित तौर पर इस स्वरूप में हम आगे जब बढ़ेंगे तो हम पता नहीं किस पोजीशन में होंगे, चूंकि अभी साथ साथ एक खबर और चल रही है कि पहली बार किसी पश्चिमी देश के दूत ने हमारी सेना के मतलब ऐसे हिस्से का जो फॉरवर्ड लाइन पे है पंजाब में, वो निरीक्षण करने गए। उन्होंने ट्वीट किया, अमेरिकन राजदूत हमारे सैनिक अड्डों वगैरह का वो निरीक्षण करने गए। ये हो क्या रहा है? क्या हमने सरेंडर कर दिया फिर से?
जो हमने 47 में हासिल किया था, क्या हम उसे गंवाने के रास्ते पे आगे बढ़ चुके हैं क्या? क्योंकि जब हम डील में सारी घोषणाएं अमेरिका से, वाशिंगटन से होते हुए देखते हैं, बाद में यहां उसकी सफाइयां देखते हैं, फिर हम इस तरह से उनका आचरण देख रहे हैं, अपने नेतृत्व की हम इस तरह से डरी हुई आवाज देखते हैं वहां से आने वाली तमाम धमकियों और उलाहनों पर, ये सब चीजें मिलजुल के एक खराब परिदृश्य हमारे सामने प्रस्तुत कर रही हैं। और साथ में देश में गृह युद्ध पैदा करने के लिए सारा वातावरण रचते हुई राजनीति को देख रहे हैं। ये सब मिलजुल के हमें एक बहुत निराशाजनक, अपमानजनक और खतरनाक परिदृश्य हमारे सामने रख रही हैं, और हमारी आने वाली नस्लों के लिए बहुत चैलेंजिंग वक्त है, और हम लोगों के लिए भी, हमारे समय में भी पता नहीं अभी क्या कैसे घटने वाला है। बिल्कुल, हर रोज ये लगता है कि न जाने और क्या इससे खराब होने वाला है, क्या इससे खराब भी और हम क्या कुछ बुरा, देख सकते हैं। और क्या और इससे खास तौर पर जिनके, जी बिल्कुल, जिनके बच्चे हैं, जिनकी आगे नस्लें हैं, वो किस माहौल से गुजर रहे हैं, ये भी एक फ़िक्र की बात है, जिसके बारे में शायद वो जो साइकोलॉजिकल एक प्रेशर है, उसके बारे में तो शायद बात ही नहीं हो पाती, क्योंकि इतने इश्यूज़ हैं बात करने के लिए कि वही हम एक एक अल्टरनेटिव मीडिया के तौर पर अगर हैंडल हम कर पाएँ, तो वही बड़ी बात हो जाती है। सवाल के 2 हिस्से हैं और आखिरी मेरा सवाल शीतल जी, एक तो ये कि ये जो हम बातें कर रहे हैं कि ये क्या आम जनमानस तक पहुँच पा रही हैं? क्या ये नैरेटिव बिल्ड हो पा रहा है कि हमारा किस तरह से सामाजिक या हमारी जो डेमोक्रेसी है या हम इंसानियत तौर पे ये जो किस तरह का पतन हो रहा है और हम एक एक गुलाम प्रवृत्ति जो हमारी है उसमें हम फिर से दाखिल हो रहे हैं। जिससे हम निकले एक संघर्ष के बाद उसमें फिर से हम दाखिल हो रहे हैं, क्योंकि कोई एक एक गुंडा है जो अपने आप को कहता है कि वर्ल्ड पावर है, वो हर चीज आकर हमें सामने आके बताता है और फिर हमें पता चलती है ओ ये होने हुआ है हमारे देश में या होने जा रहा है। और दूसरा सवाल का हिस्सा है कि क्या विपक्ष, हमने देखा पार्लियामेंट के अंदर इस बार बहुत ही जबरदस्त तरीके से तमाम इश्यूज को उठाया गया, क्या वाकई में विपक्ष अपना काम ढंग से उस तरह से कर पा रहा है कि वो नैरेटिव बिल्ड कर पा रहा है? देखिए, पहली चीज तो ये कि जो काम आप कर रही हैं या आपकी तरह के अनेक लोग कर रहे हैं, हम लोग भी उसमें थोड़ी बहुत शिरकत करते हैं, इसकी एक सीमा है। इस दौर में सबसे खतरनाक चीज यही है कि ये टेक्नोलॉजी पर, जिस टेक्नोलॉजी पर ये आधारित है, वो उन्हीं लोगों के हाथ में है और बहुत कम लोगों के हाथ में है, और इसे हैंडल करना बहुत सरल है, इसलिए कि बहुत एक दो लोगों के ही हाथ में है, और उन एक दो लोगों से एडजस्ट करते ही आप चीजों को हैंडल कर लेते हैं। अभी जो हमारा एआई समिट हो रहा है, वहां आए हुए लोगों ने वहां की अव्यवस्था पर बहुत सारी बातें की। मिंट ने उस पर एक कार्यक्रम छोटा सा बना के डाला हुआ था, आज वो उनसे ट्वीट हटवा लिया गया। तो हम लोग जो काम कर रहे हैं, और जिसमें थोड़ी बहुत विपक्ष की भी तस्वीर दिखती है, क्योंकि विपक्ष जो भी होता है, जब भी होता है लोकतंत्र में, वो उस समय के अवाम को प्रतिनिधित्व देने की जिम्मेदारी उस पर होती है कि अवाम में जो असंतोष या कुछ होगा, कोई कठिनाई होगी, तो वो विपक्ष उसको स्वर देगा और तब सत्ता पक्ष उसका निदान करने की कोशिश करेगा। लोकतंत्र का ये ढांचा इस तरह से। अभी क्या हो रहा है कि हम जो भी कर रहे हैं, हम बहुत थोड़े से हिस्से में जाने दिए जा रहे हैं, और बहुत ज्यादा बड़े हिस्से में वही सब जा रहा है जिसकी अभी हम लोग मीमांसा कर चुके हैं इस कार्यक्रम में आपके सामने। तो बहुत थोड़े से हिस्से को एजुकेट कर पाने में हम सफल हैं, या उन तक ये बहस या ये सोच या एक आलोचनात्मक तर्क उन तक हम प्रस्तुत कर पा रहे हैं। ज्यादा बड़े हिस्से में या बहुत बड़े हिस्से में वही सब है जिसकी वजह से ये सारी समस्याएं पैदा हुई हैं। एक तो ये, और दूसरा आपका जो टुकड़ा था क्या जी, था? विपक्ष विपक्ष क्या क्या हाँ, जी विपक्ष को देखिए, हम बहुत कोसते हैं, लेकिन हम उन कठिनाइयों को देखें कि जो उनके सामने जिस तरह के भाले और तलवारें गाड़ दी गई हैं मैदान में, और उसमें उनसे कहा जा रहा है दौड़ के दिखाओ। कोई संस्था सुनने को तैयार नहीं है, कोर्ट्स नहीं सुन रही हैं। सुप्रीम कोर्ट एक मुख्यमंत्री के सीधे नरसंहार के बयान पर और सीधे एक आबादी को बंदूक से निशाना लगाने के मामले पर सुनने को तैयार नहीं है। एसआईआर पे वो इतने दिन से सुन रहा है, कोई उसने किसी नतीजे पर पहुंचने नहीं दिया चीजों को, और खुलेआम बेईमानी की पूरी कोशिश हो रही है। उत्तर प्रदेश की आबादी 26 करोड़ है, आबादी के लिहाज से हमारे 17 करोड़ वोटर होने चाहिए।
12 करोड़ 12.5 करोड़ वोटर की लिस्ट दी गई है, 4.5 करोड़ कम कर दिए गए, 4 करोड़ सीधे सीधे। क्या कर सकते हैं आप? जब कोर्ट नहीं सुनेगा, सुप्रीम कोर्ट नहीं सुनेगा, कहां जाएंगे आप? विपक्ष होके आप क्या कर लेंगे? सड़कों पर उतरते ही आपके खिलाफ लाठीचार्ज और बल्लम चार्ज होगा, आपके लोगों को, सबको, नेताओं को जेल में फंसा दिया जाएगा, जगह जगह गुंडे आप पर हमला कर रहे होंगे, पुलिस उसमें रिपोर्ट नहीं करेगी। देश की राजधानी में कुछ लड़कियां यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाली, यूजीसी पे प्रोटेस्ट करने वाली, उनके ऊपर हमले की कोशिश हुई, को शिकायत करने गई, थाने में गई। दिल्ली में, देश की राजधानी के एक थाने में लड़कियां, युवतियां और एक गुंडों का गिरोह थाने में घुस के उनके शारीरिक अंगों से संबंधित जो गालियां हमारे समाज में है खुलेआम देता है, उसके वीडियोस हैं दर्जनों। पुलिस कोई कार्रवाई कर ही नहीं सकती। एक आदमी मंत्री बना हुआ है जिसने दिल्ली का दंगा भड़काया था, खुलेआम उसने दिया था, उस पर फैसला करने वाली कोर्ट्स के जज बदल दिए गए, कोर्ट्स की बेंच बदल दी गई, उसके खिलाफ कोई सुनवाई कहीं नहीं है, उसको मंत्री बना रखा है। और तमाम ऐसे लोगों को साधारण सी बातों पे 5.5 साल से वो जेएनयू का लड़का जेल में है, और वो एक मुख्यमंत्री खुलेआम बंदूक लेके अल्पसंख्यक लोगों पे गोली चलाने की बात कर रहा है, उनको किराया न देने का, उनको सताने की बात कर रहा है, कोई सुनवाई नहीं है। ऐसे में विपक्ष को हम कोसें, वो कोई लॉजिक नहीं है। आप जब चुनाव आयोग उनकी सुन नहीं रहा है, कोर्ट सुन नहीं रहा है, सरकार सुन नहीं रही है, पुलिस उन पर छोड़ दी गई है, और कोई कुछ भी करे उस पर कोई कानून कायदा लागू नहीं है, जब संस्थाओं ने अपना दम तोड़ दिया है, तो हम विपक्ष से किसी चमत्कार की उम्मीद करें, यह भी थोड़ा ज्यादा है। ठीक है, उनमें बहुत सारे दोष हैं, वो अपनी जगह है, लेकिन ये जो परिस्थिति है इसका वर्णन किए बिना उनको कोसना, मैं अब इससे सहमत नहीं हो पा रहा। बिल्कुल। क्या राहुल गांधी नैरेटिव बना पा रहे हैं? क्या राहुल गांधी से डरी हुई है ये सरकार और इसीलिए राहुल इतनी गांधी बेतहाशा आक्रामक है उनके ऊपर? राहुल गांधी चुनौती है, इसलिए सरकार उन पर आक्रामक है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि जो काम आपके हमारे कार्यक्रम के साथ हो रहा है, वही राहुल गांधी के भी तो साथ हो रहा है। जो बात राहुल गांधी कहना पहुंचाना चाहते हैं, माध्यम तो वही है ना, माध्यम तो गूगल और मेटा ही है। टीवी तो सारे के सारे उनकी हत्या करने पे लगे हुए हैं, अखबार उनकी हत्या कर रहे हैं। तो अखबार तो अब कोई पढ़ता नहीं, टीवी देखता है या फिर सोशल मीडिया में के प्लेटफॉर्म देखता है। ये तो गूगल और मेटा के ही हाथ में है ना। गूगल और मेटा का इंडियन मैनेजमेंट तो अब मैं आपको बता ही रहा हूं कि अभी मिंट की स्टोरी हटवा दी उन्होंने। बिल्कुल जी, जाहिर सी बात है, मतलब क्या कहा जाए क्या ना कहा जाए, वो एक अजीब सा है। सेना का क्या हाल है वो भी हम देख रहे हैं कि वो कहाँ जा रहे हैं, किससे वो मेडल ले रहे हैं, और किस तरह से पूरा एक मेजॉरिटेरियनिज्म जो है वो पूरी तरीके से कैसे भारत की सियासत, सेना, इंस्टीट्यूशंस सब पर हावी है और बिल्कुल एक तरह से एक तरफा है, वो साफ तौर पर देखा जा सकता है। आने वाले दिन और मुश्किल और चैलेंजिंग होंगे, इसमें भी कोई दो राय नहीं है, लेकिन ये भी है कि अभी सरकार बुरी तरीके से फंसी हुई है, और जब फंसते हैं तभी मोदी जी गायब भी हो जाते हैं, तो इसीलिए फिलहाल वो गायब भी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शीतल जी, आपका कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का भी। आप करिएगा, बहुत सी बातें मेरी निराशाजनक होती हैं, लेकिन क्या करूं, ऐसे ही लगता है। नहीं, वो हम सबके साथ है, लेकिन जाहिर सी बात है, जो सच है वो कहना ही होगा, तो सच से तो आप आंख नहीं मूंद सकते। बिल्कुल, शुक्रिया शीतल जी।